आज हम बात करेंगे एलोपेशिया के लक्षणों के बारे में। एलोपेशिया जिसको कि अगर हम सामान्य भाषा में समझने की कोशिश करें तो हेयर लॉस या फिर उसके द्वारा जो होने वाला बाल्डनेस या फिर गंजापन है उसके बारे में हम बात करेंगे। जब हमारे बाल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं और जहाँ पे गिर रहे हैं उस जगह पे दूसरे नए बाल ग्रो नहीं करते हैं तो वहाँ पे ये जो कंडीशन होती है वो अराइज हो जाती है। तो ये मेल्स में यानी कि पुरुषों में ज़्यादा कॉमनली होता है, महिलाओं में कम होता है और एज के साथ ही सबसे ज़्यादा कॉमनली होता है। मेल्स में कुछ लोग मैक्सिमम इसको अनट्रीटेड छोड़ देते हैं। जब ये एजिंग के साथ होता है तो इसको नॉर्मल लिया जाता है और इसको यूजली अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है। सेम वे एजिंग में फीमेल्स में यानी महिलाओं में भी गंजेपन की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि कई बार हम देखते हैं कि जो हेयर लाइन होता है वो पीछे की तरफ रिसीड करने लगता है। कुछ लोगों में पीछे की तरफ में पैचेस बनने लगते हैं। तो ये अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग अपीयरेंस में ये जो बॉल्डनेस की प्रॉब्लम है या फिर हेयर लॉस की प्रॉब्लम है ये होती है। तो अगर इस तरीके का कोई भी हमें प्रॉब्लम होता है या लक्षण नज़र आते हैं लॉस के, तो इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सिंपल हेयर लॉस ना हो, कोई फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो या कोई और कारण भी साथ में हो सकता है। तो हमेशा सेल्फ ट्रीटमेंट के बजाय हमें इसके लिए अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि इसके किस तरीके का अपीयरेंस होता है, मतलब किस तरीके के लक्षण होते हैं। लक्षण से ज़्यादा इसके हम अपीयरेंस के बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जो हेयर लॉस है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है तो उस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले लक्षण के सिम्टम की अगर बात करते हैं तो जो ऊपर के और आगे के बाल होते हैं वहाँ पे आगे की तरफ में ग्रेजुअल थिनिंग यानी कि पतलापन होने लगता है, जो कि यूजली पुरुषों में या फिर मेल्स में एजिंग के दौरान पे इस तरीके का बॉल्डनेस या फिर गंजापन या फिर हेयर लॉस की समस्या देखी जाती है। उसी तरीके से अगर एजिंग में अगर पुरुषों में इस तरीके का अपीयरेंस आता है तो महिलाओं में जो पार्ट जहाँ पे करते हैं, जो जगह पार्टिंग की होती है वहाँ पे हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों को जो मिडल पार्टिंग करते हैं, कुछ साइड पार्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो हेयर लॉस है वो नज़र आने लगता है। उसी तरीके से कुछ महिलाओं में पीछे की तरफ में हेयर स्टाइलिंग की वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया भी होता है, जो कि पीछे बाल खींचने की, बांधने की वजह से आगे से जो हेयर लाइन है रिसीड कर जाती है। एंड उसी तरीके से फ्रंटल फाइब्रोजिंग एलोपेशिया भी होता है, जिसमें कि आगे से हेयर लाइन नॉर्मली रिसीड करती है, किसी ट्रैक्शन की वजह से नॉर्मल वो रिसीड करने लगती है। यूजली ये भी महिलाओं में एजिंग के दौरान इस तरीके की समस्या देखी जाती है। अब आता है एक एलोपेशिया एरिएटा, अगर आपने नाम सुना हो, जिसमें कि सर्कुलर और पैची हेयर लॉस होने लगते हैं, जो कि सडनली यानी कि अचानक से शुरू होते हैं स्कैल्प में, यानी कि हमारे सिर में जगह जगह पे सर्कुलर यानी कि गोलाकार आकृति में वहाँ पे जो बाल होते हैं पैची लॉस होने लगता है। तो ये एलोपेशिया एरिएटा की कंडीशन में देखा जाता है। कुछ एक बार क्या होता है कि सडनली कोई टेंशन है, कोई स्ट्रेस है, वो स्ट्रेसर इतना ज़्यादा एक्ट करता है कि सडन हेयर लॉस काफ़ी ज़्यादा शुरू होने लगता है। ये ओवरऑल सारे जो बाल हैं उनकी थिनिंग कर देता है। एंड जब स्ट्रेस फैक्टर हट जाते हैं तो जो हेयर का नॉर्मल टेक्सचर एंड ग्रोथ एंड क्वालिटी है वो वापस आ जाता है। वहीं पे कुछ एक कंडीशंस में, जैसे कि मैंने शुरू में बोला था कि एलोपेशिया में सिंपली आपके सिर के बालों का भी लॉस हो सकता है, ओवरऑल बॉडी के हेयर भी जा सकते हैं। तो जो फुल बॉडी हेयर लॉस के भी कुछ एक कंडीशन होते हैं, जो कि यूजली अगर आपको पता हो तो कीमोथेरेपी की कंडीशन में, कैंसर के जो ट्रीटमेंट होते हैं ऐसे कंडीशंस में कई बार पूरे शरीर के बाल चले जाते हैं। हालांकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम वापस ग्रो बैक कर जाते हैं। साथ ही साथ सिर में कई बार पैचेस ऑफ स्केलिंग नज़र आते हैं, जहाँ पे हेयर लॉस भी हो सकता है। ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसीलिए मैंने पहली ये चीज़ आपको बोली थी कि अगर आपको हेयर लॉस का कोई भी लक्षण अपने आप में दिखता है या फिर अपने किसी जानने वाले में दिखता है तो कोशिश करनी चाहिए कि सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय उसके लिए हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो सही कारण समझ के उसी हिसाब से ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें। एंड सेम जो एजिंग के टाइम पे है, हालांकि जो मेल्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वो कई बार एजिंग के टाइम पे जो हेयर लॉस होता है उसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं, उसको ट्रीट करवाने की ज़रूरत नहीं समझते। वहीं पे महिलाओं को कई बार ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। उसके लिए अगर आपको हेयर लॉस नज़र आ रहा है, रिसीडिंग हेयर लाइन समझ आ रही है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करने से अर्ली स्टेज में उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, उसकी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो आपको ऐसे कंडीशन में भी डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करना चाहिए।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे बड़ा कारण एक तो एजिंग है, जो कि बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है। दूसरा फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है कि फैमिली में भी ये हो सकता है कि रन कर रहा हो, तो इस कारण से हो सकती है। कुछ एक हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, लाइक प्रेगनेंसी है, चाइल्ड बर्थ है, मेनोपॉज है, इस कंडीशन में भी हो सकता है। साथ ही साथ इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसा कि मैंने एलोपेशिया एरिएटा की बात की थी, वो ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस कंडीशन में भी हेयर लॉस हो सकता है। वहीं पे कई बार कुछ एक दवाइयों के कारण और ट्रीटमेंट के कारण भी हेयर लॉस होता है, जैसा कि फुल बॉडी हेयर लॉस मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपीज़ में हो सकता है। उसी तरीके से कई सारे इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स होते हैं, कई सारे और भी दवाइयाँ होती हैं, आर्थराइटिस की दवाइयाँ हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से हेयर लॉस हो सकता है। सेम वे रेडिएशन थेरेपीज़ में भी हेयर लॉस होता है। उसके अलावा कई बार जो आप हार्श केमिकल्स या फिर बहुत सारे ऐसे हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं, उसकी वजह से आपके हेयर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, आपके स्कैल्प पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि उसकी वजह से भी हेयर लॉस हो सकता है। उसके अलावा कोई ऐसा सेटबैक है, सडन कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आपको हो जाता है, तो वो स्ट्रेसर भी हेयर लॉस करवा सकता है। तो बेसिकली आपको अपने बालों के साथ थोड़ा सा जेंटल होना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि बहुत रफली अपने बालों को कोम ना करें, क्योंकि 50 to 100 हेयर स्ट्रैंड अगर गिर रहे हैं दैट इज़ तो वेरी नॉर्मल, बट उससे ज़्यादा अगर गिर रहे हैं वो प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। बट अगर हम उसको रफली अपने बालों को कैरी करते हैं तो हो सकता है कि हम ज़बरदस्ती बालों में डैमेज और ब्रेकेज कर रहे हों। हेयर लॉस का वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो उसके साथ थोड़ा सा मोटे ब्रश के जो हेयर ब्रश होता है उनका इस्तेमाल करें। जो गीले हैं तो कोशिश करें कि बालों में कंघी ना करें। जब हम सुखाते हैं तब भी बालों को बहुत रफली उसको रगड़ के नहीं पोंछना चाहिए, तब भी जेंटली ही वॉश करें। जो हम शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड शैम्पू या फिर कोई भी और स्टाइलिंग की जो चीज़ें होती हैं उसको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। उसके अलावा सनलाइट से जैसे हम अपने स्किन को बचाते हैं, वैसे ही हमें अपने बालों को भी जो सन की हार्मफुल यूवी रेज़ हैं उनसे बचाना चाहिए। बालों को भी अगर हम हार्श सन रेज़ में बाहर निकल रहे हैं तो उस टाइम पे बालों को भी कवर करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर जितने लक्षण मैंने आपको बताए थे, जितने अपीयरेंसेस या फिर पैटर्न्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, उसमें से अगर आपको अपने जानने वाले में या फिर अपने में कोई ऐसे लक्षण नज़र आते हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, ताकि अर्ली स्टेज पे ही टाइमली उसका ट्रीटमेंट किया जा सके, मैनेज किया जा सके आपके हेयर लॉस को। तो आज का जो वीडियो है उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। उसके अलावा भी कोई सुझाव है या फिर कुछ और भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।